बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने आपको खनिज, अयस्क, धातु और अधातु इनके बारे में पढ़ाया था। धातु और अधातु के कुछ गुणों का मैंने वर्णन भी किया था, उनमें तुलना भी की थी। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसमें कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैं आपको भेजता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आती है तो क्लास के टाइम में मुझसे आप क्वेश्चन करें, जो भी पूछना है वो पूछें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल सके। अब इस पार्ट में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा धातुओं का संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे पर जंग का लगना, ये एक प्रकार से धातुओं का संक्षारण ही है। दूसरा आपने देखा होगा कि आपके घर पर आपकी मम्मी या बहनें सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। जब वो नए होते हैं तो वो बहुत चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे उनकी चमक खत्म होती चली जाती है। ये भी संक्षारण का एक उदाहरण है। धातुएं प्राय संक्षारित हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बच्चों वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। संक्षारण यानी धातुओं का खराब होना, ये संक्षारण है। धातुओं का खराब होना उनका संक्षारण कहलाता है। अब बात करते हैं कि धातुएं खराब क्यों होती हैं। बच्चों, जब धातुएं वायु में होती हैं धातुओं के संक्षारण का मुख्य कारण मैं बताता हूं, वायु की ऑक्सीजन। ये जो वायु में जो ऑक्सीजन है ये धातुओं की ऊपरी परत से क्रिया करके उस परत को भद्दी बना देती है। दूसरा, वायु की नमी। संक्षारण में नमी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ये भी संक्षारण में कई बार अहम भूमिका निभाती है। तो बच्चों, आप देखते हैं कि धातुएं जब हम प्रयोग करते हैं तो उनकी ऊपरी परत धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसी को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। और उसमें भूमिका मुख्य कौन निभाता है? वायु की ऑक्सीजन, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों, हम ये जानना चाहेंगे कि हम धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाएं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत सारी धातुओं का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और हम चाहते हैं वो खराब ना हो, वो बहुत दिन तक चले। क्योंकि जब संक्षारण होता है तो धातुएं कमजोर होने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा पुल लोहे के बनाए जाते हैं, अगर उन पर जंग लग जाएगा तो उनकी मजबूती कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे टूटने लगेंगे। तो अब हम धातुओं को संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, ये बहुत उपयोगी है। इसे समझेंगे किस प्रकार हम बचाएं। तो बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे धातुओं का संक्षारण से बचाव। हम कैसे बचाएंगे लोहे को, उस पर जंग ना लगे। हम कैसे बचाएं कि जो हमारे आभूषण हैं, सोने चांदी, की चमक खराब ना हो। उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं।
आभूषणों पर तो मैं नहीं कह सकता कि आप उनका प्रयोग करें, क्योंकि वो बहुत कीमती होते हैं, उनको तो आप विशेष देखभाल करें। लेकिन लोहे को अगर जंग से बचाना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 उपाय है, लोहा है या अन्य दूसरी धातु है, पेंट चढ़ाकर धातुओं पर पेंट कर दें। जैसे कि अक्सर आप लोग अपने घर के लोहे के गेट होते हैं या ग्रिल होती हैं उन पर, या जाली होती है उन पर पेंट करते हैं, जिससे उन पर जंग लगना बच जाता है। दूसरा उपाय है ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या तेल लगाने से नमी यानी पानी धातुओं के संपर्क में नहीं आता और वो जंग से बच जाती है, क्योंकि संक्षारणकर्ता कौन है, ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीस या तेल का लेपन करने से वो उसके संपर्क में नहीं आ पाएंगे। दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, जिसे गैल्वेनीकरण हम कहते हैं। बच्चों, हम एक धातु जो सक्रिय है, जो बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन से या नमी से, हम उसके ऊपर एक ऐसी धातु की परत चढ़ा देते हैं जो कम क्रियाशील हो, जिससे जो कम क्रियाशील धातु है वो तो ऑक्सीकृत होगी नहीं, उस पर जंग लगेगा नहीं, तो नीचे की जो धातु है वो बच जाएगी। इस घटना को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे लोहे की चादरें होती हैं उन पर टिन धातु का लेपन कर देते हैं जो कि बहुत कम क्रियाशील है, या जस्ते का लेपन कर देते हैं, वो भी धातु को यानी लोहे को जंग से बचा लेता है। अगला है विद्युत लेपन। जब हम एक धातु पर दूसरी धातु को विद्युत के द्वारा चढ़ाते हैं तो इस घटना को हम विद्युत लेपन कहते हैं। और ऊपर वाली जो घटना बताई थी उसको हम गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। अंतिम आता है मिश्र धातु बनाकर, यानी एक धातु में आप दूसरी धातु मिलाकर धातुओं के संक्षारण यानी जंग लगने को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ बातें बताई जिनसे आपका संक्षारण रुक जाएगा। बच्चों, अब हमारा टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातुएं क्या होती है बच्चों? मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं और कभी कभी अधातुओं का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण बनाया जाता है, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं मूल धातुओं से ज़्यादा मजबूत होती हैं, उन पर जंग भी नहीं लगता और वो बहुत दिनों तक हमारे काम आती हैं। कुछ मिश्र धातुएं हम अपने घर पर प्रयोग भी करते हैं, जैसे पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता मिलाकर बनाई जाती है। तांबा प्लस जस्ता, इन दोनों को मिलाकर जो पीतल मिश्र धातु बनती है। तो बच्चों, हम पीतल के बर्तन अब तो कम प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले पीतल के बर्तन बहुत प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते थे, उनमें जंग भी नहीं लगता था और अधिक दिनों तक चलते थे। इसके बाद है कांसा। कांसा भी एक मिश्र धातु है, जिसे इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं। ये मिलती है तांबा और टिन एक धातु है। इन दोनों के मिलने से जो हम मिश्र धातु बनाते हैं कांसा, कांसे के सिक्के बनते हैं, उन पर जंग नहीं लगता और वो बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। तो इस प्रकार मिश्र धातुएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि इनमें विशेष गुण होते हैं। ये मूल धातुओं से कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं और इन पर जंग नहीं लगता। किसी यौगिक का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जैसे अम्ल, क्षार आदि का इन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और इनके गलनांक कम होते हैं और इनकी जो अन्य गुण है, जैसे आघात वर्धनीयता या मजबूती, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। ये हल्की भी होती है, ठीक है। तो इनके गुणों के अनुसार हम इनको जगह जगह प्रयोग करते हैं। दो और मिश्र धातुएं हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, जैसे कि पिग आयरन।
इसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। जब हम लोहा बनाते हैं तो जो हमें मिलता है सबसे पहले वो होता है पिग आयरन। मतलब बनाते नहीं हैं हम, उसको खनिजों से प्राप्त करते हैं लोहे को। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो होता है पिग आयरन, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें लगभग 93% तो लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन, कुछ थोड़ी मात्रा में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन आदि की अशुद्धियाँ होती हैं। इसकी क्या खास बात है? एक तो ये इसका गलनांक कम होता है, जल्दी गल जाता है। दूसरा ये भंगुर होता है, मतलब इसे पीटोगे तो फैलेगा नहीं, टुकड़ों में टूट जाएगा। और इन्हीं गुणों के आधार पर इसका जो प्रयोग है, हम पाइप बनाने में, लोहे के पाइप, पानी के पाइप बनाते हैं, नहाने के टब बनाने में, कूड़ादान आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं हम। ये बहुत अच्छा लोहा होता नहीं है, इस पर जंग लग जाता है। दूसरा है इस्पात, जिसे हम स्टील कहते हैं, जिसके हम बर्तन भी अपने घर में प्रयोग करते हैं। इसमें 98.8% या इससे भी ज़्यादा लोहा हो सकता है। इसमें कार्बन काफ़ी कम होता है, 0.25 से 1.5%। इससे हम मोटर गाड़ी, उनके नट बोल्ट आदि ऐसी चीज़ें बनाने का प्रयास करते हैं जिनमें जंग कम लगे। बर्तन भी बना सकते हैं हम स्टील के। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में जो शेष बचा था वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। चाहूँगा आप घर पर इसको बार बार देखें, घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार जारी करें। और मुझे समय समय पर बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि समझ में नहीं आता तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।